इसका नाम है, इसमें अब आर्थी व्यंजना को हम बताएंगे, आर्थी व्यंजना का वर्णन करेंगे। इसका नाम अर्थ व्यंजकता निर्णय भी रखा गया है, हैं? जी। तो जो है, तो आर्थी व्यंजना का निरूपण अब हम कर रहे हैं। कहा कि अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम्, अर्थाः वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः तेषां वाचक लाक्षणिक व्यंजकानां, हैं? उनके अर्थों को उनके अर्थों का वर्णन पहले हम कर चुके हैं, उनके अर्थों का वर्णन हम पहले कर चुके। तो कहा कि उनके जो वाचक लाक्षणिक और व्यंजक जो शब्द हैं, अर्थ जो है, अर्थ कौन कौन है? वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, ये तीन प्रकार के जो शब्द बताए गए थे, उसी तरह से तीन प्रकार के अर्थ भी बतलाए जाते हैं। ठीक है? तो अर्थ व्यंजक तोच्यते, उनकी अर्थ व्यंजकता, उनके ही ऊपर आश्रित होने के कारण आर्थी व्यंजना का अब हम वर्णन निरूपण कर रहे हैं। ठीक? तो कहा कीदृशीत्याह, वह आर्थी व्यंजना किस प्रकार की होती है? आर्थी व्यंजना किस प्रकार की होती, कैसे जाना? तो कहें कि अब सुनिए कैसे होती है। कहा वक्तृबोधव्य काकू नाम वाक्य वाच्यान्य सन्निधि प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम, जो अर्थस्यान्यार्थधि हेतुर व्यापारो व्यक्तिरेव सा। कहा कि देखिए, कहा वक्ता बोधव्य काकू, वाक्य वाच्य अन्य सन्निधि प्रस्ताव देश काल आदि के, आदि शब्द से चेष्टादि के वैशिष्ट से प्रतिभा वालों अर्थात सहृदयों को अन्यार्थ की प्रतीति कराने वाला अर्थ का जो व्यापार होता है उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं, उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। अभी देखिए, कहा बोधव्य का क्या अर्थ है भैया? तो लिखा बोधव्य प्रतिपाद्य, बोधव्य का अर्थ है प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब जिससे बात कही जाती है, जिससे बात कही जाती हो, वह है क्या? बोधव्य। समझे नहीं? वो क्या है? बोधव्य। जो बात कहता है तो वक्ता है, जिससे बात कही जाती है बोधव्य है। कहा कि अब क्या है? काकुर ध्वनि विकार है। काकू क्या है? कहा ध्वनि के विकार को काकू कहते हैं। लिखा क्या है? भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरई काकुरित्यभिधीयते। इस प्रकार जो है कंठ की जो एक भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है उसको काकू कहते हैं। कहा प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव शब्द भी आया है। कहा प्रस्ताव का अर्थ होता है प्रकरण। प्रस्ताव प्रकरणम। तो अर्थस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः, अर्थ का वाच्य लक्ष्य व्यंग्य रूप अर्थ का व्यापार जो है वह आर्थी व्यंजना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आर्थी व्यंजना कहलाता है। कहा क्रमेण उदाहरणानि, क्रम से हम उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके तत्तद जो हैं उनके हम क्रम से उदाहरणों को बतला रहे हैं। आर्थी व्यंजना के उन 10 प्रकार जो होते हैं, 10 प्रकार की आर्थी व्यंजना के उदाहरणों को हम क्रम से बतला रहे हैं। कहा अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निःश्वास निःसहा विश्राम्यामि क्षणम। देखिए, कहा कि हे सखी, कोई पानी भरने गई है सरोवर में, पहले स्रोत में, झरने में लोग पानी भरते थे। तो कोई पानी भरने गई है तो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, ये बड़ा भारी पानी की घड़ा लेकर के भागी भागी मैं चली आ रही हूँ। ठीक है? वो हाँफ रही थी।
कहे कि ये पानी का जो घड़ा है बड़ा भारी है, और उसको हम दौड़े दौड़े मतलब भाग भाग करके लेकर के चली आ रही हैं। क्यों? अति पृथुलम जलम कुंभम गृहीत्वा समागतास्मि सखी त्वरितम, जल्दी जल्दी में हम चले आ रहे हैं। श्रम स्वेद सलिल निःश्वास निःसहा विश्राम्यामि क्षणम। परिश्रम के कारण जो ये पसीना हुआ, जब कुछ परिश्रम करते हो तो पसीना होता है कि नहीं? परिश्रम के कारण जो ये पसीना और निःश्वास, श्वासों का जो तेज तेज चलना है, इससे परेशान हो गई हूँ। परेशान हो जाने के कारण मैं सोच रही हूँ कि इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ करके सुस्ता लूँ। आप सुस्ताऊंगी, ठीक है? तो यहाँ वक्ता के वैशिष्ट से चौररत छिपाने की प्रतीति होती है। क्या लिखा? अत्र चौररत गोपनम व्यज्यते। यहाँ वक्ता के वैशिष्ट से चौररत छिपाने की प्रतीति होती है। तो यहाँ तो वक्ता का क्या वैशिष्ट है जो चौररत चीजें छिपाई जा रही हैं? अब यहाँ ध्यान देने की बात है। कोई स्त्री है, वो पानी भरने के बहाने अपने उपनायक, बॉयफ्रेंड जिसे आजकल बोलते हैं, उपनायक अर्थात बॉयफ्रेंड के पास गई, उसके साथ समागम करके आ रही है। छिप कर किए गए इस सूरत के चिन्ह रूप पसीना आदि उसके मुख पर स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है? उनको देख करके शायद सखी चौररत शंका कर बैठे, करे ये सब कैसे? बहाने कर। तो वो कहने वाली स्त्री उस शंका के निवारण के लिए पहले ही कह देती है कि पानी का घड़ा लेकर और जल्दी जल्दी चल करके आने के कारण ये सब हो रहा है जो देख रही हो। ये और कोई बात नहीं है। इस प्रकार वह अपने चौररत छिपाने का प्रयत्न कर रही है। यह बात वक्ता के वैशिष्ट से व्यंग्य है। यह बात वक्ता के वैशिष्ट से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बंद करो। शिकार उद्धव के वैशिष्ट से भी व्यंजना का उदाहरण होता है। ये तो वक्ता के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण हुआ। अब बोधव्य के वैशिष्ट से देखिए, कहा खुला है ना, कहा कि औनिद्रम दौर्बल्यम चिंतालसत्वम सनिःश्वसितम मम मंदभागिन्याः कृते सखी त्वामपि अहह परिभवति। कहा कि बोधव्य के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण ये है। कहा कि हे सखी, मुझ मंदभागिनी के कारण, मैं तो अभागिन हूँ, मेरा भाग्य मंद है, इस कारण से नींद का ना आना। कहते नहीं कभी कभी रतिया पहाड़ जैसी ला गई, तो जब नींद नहीं आती है तो रात पहाड़ हो जाती है। तो नींद का ना आना, दुर्बलता, समझ, दौर्बल्यम, चिंतालसत्वम, चिंता और आलस्य, चिंता भी होती है और आलस्य भी होता है। कहा कि सनिःश्वसितम, निःश्वास आदि हमको तो आते ही थे, लेकिन तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं। हे सखी, तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं कि मम बंधभागिन्या कृते सखी त्वामपि अहह परिभवति। तो यह बड़े खेद की बात है, यह बड़े दुख की बात है। समझ रहे हो? नहीं, हमें तो ये सब होता ही था, लेकिन मैं तो मंदभागिनी थी इसलिए सब होता था, लेकिन तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं, तुमको भी भोगने पड़ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। समझ रहे हो ना? तो इसमें दूती का उस नायिका के कामुक के साथ भोग करना व्यंग्य है। जो दूती थी सखी उसकी, जिसके द्वारा संदेश पहुंचाती थी, संदेश देती थी, वो गई उसके नायक के पास, उसके प्रिय पात्र के पास, उसके द्वारा वह समागम की, असमागम की तो वो जान गई। तो जब जान गई तब वो सीधा न कह करके कह रहे कि हे हम तो दुर्भाग्यशालिनी हैं, मंदभागिनी हैं, तो हमें तो ये सब झेलना ही पड़ता था। लेकिन सखी, हमारे कारण तुमको भी क्या नाम से ये सब झेलना पड़ रहा है। समझा नहीं? हमारे कारण तुमको भी सब झेलना पड़ रहा है, बड़े खेद की बात है।
तो मम बंधभागिन्या कृते सखी त्वामपि यह परिभूत अत्र दूत्यास तत्कामकोपभोगो विद्यते। यहाँ पर दूती का उस नायिका के कामुक के साथ संभोग व्यंग्य है, ठीक है। अब हिंदी में भी जो है देखिए वक्ता और बोधव्य के दोनों के वैशिष्ट विशेष अर्थ की व्यंजकता का उदाहरण भी सुन सकते हो आप। यदि अवसर किन कामना निज पूरन कर ले, ये दिन फिर यही नहीं यह क्षण भंगुर दे। समझे कि नहीं? तो इसका वक्ता और बोधव्य यदि कोई कामुक व्यक्ति है, कोई कामुक पुरुष है, तो उसके विषय में वासना की पूर्ति व्यंग हो गई कि भाई देखिए चंद्रमा उदय होता है, क्षीण होता है, लेकिन युवावस्था जब मिलती है तो एक बार जाने के बाद फिर दोबारा नहीं। तो इसलिए जो अवसर मिल रहा है उसकी कामना को पूर्ति कर लेना चाहिए। यदि वक्ता यहाँ कामुक व्यक्ति है तो उसके विषय में वासना की पूर्ति जो है व्यंग्य है। लेकिन वक्ता यदि वक्ता और बोधव्य यहाँ पर कोई विरक्त पुरुष है, सन्यासी है, योगी मान, तो उसके लिए धर्म साधना मोक्ष की प्राप्ति, फिर शरीर नहीं मिलेगा, तो ये व्यंग्य होगा। बात समझ रहे हो नहीं? तो एक ही दोहा वक्ता और बोधव्य दोनों की वैशिष्ट से होने वाली आर्थिक व्यंजना का अच्छा उदाहरण ये भी हो सकता है। तो यहाँ बात ये होती है कि पात्र कैसा, हाँ, उसके अनुसार अर्थ का वो हो जाएगा निर्धारण। कोई श्रृंगार रसिक है तो वासना की पूर्ति करना है, कोई योगी यति है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लो, जो कि मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ सा न पुनरावर्तते, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, फिर उसका पुनरागमन नहीं होता है। समझे? देखिए कितना समझदार थी वो, अपनी सखी दूती आई है, दूती काम की तो कितने बढ़िया और कितने सटीक और कितनी बुद्धिमानी से वो मार रही है बाण, ऐसे सीधे नहीं बोल रही है। आजकल कहो तो जौन बस स्वाति तो जौन बात लाठी ले खड़ी हो जाएंगे कि आवा तो काम बताई थी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखिए समझदार नृप सदस्य पांचाल तनयाम बने व्याधि साधम सुचिर मुसितम बलकरधरई विराटस्यावासे स्थित मनुजितारंभ विधृतम गुरु खेदम खिन्ने में भजति नाद्या विकुरुषो। ये जो है तो काकू के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण बता रहे हैं आपको। तो वक्ता बोधव्य वैशिष्ट से आर्थिक व्यंजना का उदाहरण तो हो चुका, लेकिन अब काकू के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण हम बता रहे हैं। कहा कंठ की जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है उसको काकू कहते हैं, अर्थात बोलने वाले के कुछ अलग विशेष ढंग जो होते हैं उसको काकू कहते हैं। बेड़ी संहार के प्रथम अंक में भीमसेन की उक्ति के उदाहरण के में प्रस्तुत किया गया है। भीमसेन जो है सहदेव से कह रहे हैं, भीम के क्रोध को देख करके सहदेव भीम से कह रहे हैं कि देखिए आपके इस प्रकार व्यापार को सुन करके कदाचित खिद्यते गुरु माने होता है बड़ा भाई जी, कहीं आपको इस तरह व्यवहार देख करके कहीं बड़े भैया युधिष्ठिर नाराज ना हो जाए। तो इस पर भीमसेन कह रहे हैं कि अरे बड़े भाई साहब को क्रोध भी आता है, क्यों? कहा कि तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम, कहा उस राजसभा में पांचाली माने द्रौपदी कि उस प्रकार के अर्थात बाल तथा वस्त्र जिस समय से खींचे जा रहे थे, तो उस अवस्था को देख करके वहाँ जब गुरु बड़े भाई साहब नाराज नहीं हुए तो उनको क्रोध नहीं आया उस समय, तो आज उनको क्रोध आएगा। और क्या कहा? बने व्याधि सार्धम सुचिर मुसितम बलकल धरई। अब फिर वन में बलकल को धारण करके चिरकाल तक, चिरकाल माने 12 वर्ष तक व्याधों के साथ रह रहे थे। तो जहाँ उनको क्रोध आना चाहिए वहाँ उस समय उनको क्रोध नहीं आया, तब भी उनको क्रोध नहीं आ रहा था। और विराट श्यावासे स्थित मनुजितारंभ निवृतम, अब फिर भी विराट के घर में रसोइया आदि का काम कर रहे थे, अनुचित कर्मों को करके। वो भी अनुचित कर्म कर भी रहे थे और उसके साथ एक शर्त ये थी कि छिप करके कोई जान भी नहीं। तो जो हम लोग किए
उस समय गुरु को कोई इस चीज पर जहाँ क्रोध आना चाहिए इतने बड़े अपमान के साथ, तो वहाँ क्रोध उनको नहीं आया। हाँ, तो गुरु खेदम खिन्ने में भजति नाद्या विकुरुषु। तो यहाँ आज भी उनको कौरवों पर तो क्रोध नहीं आ रहा है, और पर मैं कौरवों पर क्रोध करता हूँ तो उनको क्रोध आ रहा है, पर गुरु नाराज हो रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? वह धोबिया से न जीते तो गधावा का कान, धोबी से नहीं जीतता है तो गधा का कान उमेटता है। समझे कि नहीं? अत्रमयी न योग्य खेद कुरुस्तु योग्य काक्वा प्रकाशते। समझ रहे हो नहीं? यहाँ मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है, कौरवों पर नाराज होना ही उचित है। यह बात काकू से प्रकाशित हो रही है। ये बात काकू से प्रकाशित। देखिए, काक्वाक्षिप्त ध्वनि रूपता की शंका भी होती है। क्या शंका है? कहा शंका ये है कि आगे चल के जो पंचम उल्लास है उसमें गुणीभूत व्यंग काव्य के 8 भेदों की कल्पना की गई है। ठीक है? वहाँ वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग और काक्वाक्षिप्त व्यंग नाम से गुणीभूत व्यंग काव्य के 2 भेद बतलाए गए हैं। तो वहाँ पर बेणी संहार में यह भीमसेन की इसी प्रकार की उक्ति को काक्वाक्षिप्त व्यंग के उदाहरण में प्रस्तुत किया गया। वो क्या है? कहा मथनामि कौरव सतम समरे न कोपात् दोषासनस्य रुधिरं न पिबाम पुरस्तः प्रसंचूर्णयामि गदया न सुजोधनोरुस्तानां संधिं करोद भवतां नृपतिः पणेन। ठीक है? यदि तुम्हारे राजा साहब माने युधिष्ठिर जी, यदि किसी शर्त पर किसी बात को लेकर के कौरवों से वो संधि कर भी ले, सुलह सपाट कर भी ले, तो क्या मैं युद्ध में 100 कौरवों का नाश करना छोड़ दूंगा? है? अथवा दुशासन की छाती का खून नहीं पीऊंगा? अथवा गदा से दुर्योधन के जंघे को नहीं तोड़ूंगा? यह सब वाच्य अर्थ है। समझ रहे हो नहीं? लेकिन भीमसेन के जो बोलने का ढंग है, लहजा है, काकू के द्वारा यह व्यक्त होता है कि भले ही युधिष्ठिर संधि और समाधान और सुलह सपाटा कर ले, लेकिन मैं तो ये सब काम करके रहूंगा जो प्रतिज्ञा किया। ठीक है? तो ये काकू से आक्षिप्त होने के कारण गुणीभूत व्यंग का काव्य माना गया है। ठीक है? तो इस प्रकार से तथा भूताम, यह जो प्रकृत उदाहरण है, तथा भूताम दृष्ट्वा निपसदस्य पांचालतनयाम, इस प्रकार का जो उदाहरण है, इसे काक्वाक्षिप्त होने अथवा वाच्य सिद्ध्यंग अंग का होने से गुणीभूत व्यंग ही मानना चाहिए। ऐसा शंका हुआ। ध्वनि काव्य के उदाहरण में कैसे प्रस्तुत किया गया? समझ रहे हो नहीं? तो ये शंका होती है, ये शंका होती है। ठीक है? तो ये संख्या का समाधान है कि न च वाच सिद्ध्यंगम अत्र काकुरिति गुणीभूत व्यंग्यत्वम संख्यम प्रसन्न मात्रे नापि काकोर विश्रांते है। कहा कि देखिए, काकू से लभ्य अर्थ वाच सिद्धि का अंग है, इसलिए गुणीभूत काव्य है, ध्वनि काव्य नहीं है। ये लभ्य ये शंका आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि प्रश्न मात्र से भी काकू की विश्रांति हो जाती है। अर्थात काकू केवल प्रश्न मात्र में ही विश्रांति हो जाती है, उससे व्यंग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता, उससे व्यंग्यार्थ आक्षिप्त नहीं होता। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है काकू से तो एक तो प्रश्न निकलता है कि गुरु माने बड़े भाई मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं, कौरवों पर नहीं जी। और दूसरी बात यह प्रतीत होती है कि युधिष्ठिर का मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है। इनको मेरे स्थान पर कौरवों पर क्रोध करना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात व्यंग्यार्थ है, वह दूसरी बात व्यंग्यार्थ है क्या? परंतु यह काकू से जो प्रश्न सूचित होता है उसकी सिद्धि का अंग प्रतीत होता है, इसलिए वाच्य सिद्धि का अंग होने से गुणविभेद व्यंग होना चाहिए, यह पूर्व पक्ष का मतलब है। लेकिन इसके उत्तर में व्यंग्यार्थ को काकू का अंग मानने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? काकू की विश्रांति तो प्रश्न मात्र से ही हो जाती है, हम पहले बता चुके हैं। व्यंग्यार्थ आक्षिप्त वहाँ नहीं होता है। यहाँ व्यंग्यार्थ
ना काकवाक्षिप्त ही है, ना वाचिक सिद्धि का अंग ही है। ये तो ध्वनि काव्य का उदाहरण है, तो गुणीभूत व्यंग नहीं है, ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में नहीं, तो केवल काकू की व्यंजकता का उदाहरण यहाँ दिया गया है। काकू से व्यंग वह अर्थ चाहे गुणीभूत हो चाहे प्रधान हो, इस प्रकार प्रकृत उदाहरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक जी। चलो, वाक्य वैशिष्ट में व्यंजना का उदाहरण दे रहे हैं। वाक्य वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण कहा तदामम गंडस्थल निमग्नाम दृष्टिम नानय सीरन अन्यत्र इदानीम सैवाहम तौ च कपोलौ नासा दृष्टि। हाँ, कहा कि वाक्य वैशिष्ट के व्यंजना का उदाहरण है कि उस समय मेरे गंडस्थल माने गाल पर गड़ाई हुई जो आपने मेरे ऊपर अपनी दृष्टि को कहीं और नहीं ले जा रहे थे, मेरे कपोल स्थल पर ही आप दृष्टि एकाएक डाल रहे थे, दूसरी जगह आप नहीं ले जा रहे थे। फिर भी कह रही है कि इदानीम सैवा, इस समय अब भी मैं ही वही हूँ, और तौच कपोलौ, अब मेरे दोनों कपोल भी वही हैं, किंतु दृष्टि नानय सीरन अन्यत्र। किंतु तुम्हारी दृष्टि मेरे गाल पर ही गड़ी रहने वाली वह दृष्टि नहीं है जैसे पहले थी। आपकी दृष्टि कुछ अन्य ही है, अब उस प्रकार की दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पर अत्र मत सखीम कपोल प्रतिबिंबताम पश्यतस्थे दृष्टिरन्नैवाभूत चलितायाम तु तस्या अन्यैव जातेत्यह प्रच्छन्न कामुकत्वं ते इति विच्यते। समझ रहे हो नहीं? यहाँ पर मेरे गाल पर प्रतिबिंबित मेरी सखी को देखते हुए तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही प्रकार की थी, मतलब मेरे कपोल पर मेरी सखी के जो प्रतिबिंब थे, तो तुम्हारी दृष्टि कुछ और ही प्रकार की थी। जब वो चली गई यहाँ से, उसके चले जब वो चली गई, उसके चले जाने पर आपकी दृष्टि कुछ और ही हो गई। इसलिए तुम्हारे प्रच्छन्न कामुकत्व का पर आश्चर्य होता है। यह अर्थ नायिका के वाक्य से व्यक्त हो रहा है। यह अर्थ नायिका के वाक्य से, मतलब आप चुप्पे, प्रच्छन्न माने चुप्पे से, ये आपकी कामुकता का व्यंजक है। तो अर्थात वही कहीं पे निगाहें कहीं पे। तो देखिए कितनी बढ़िया वो बात कह रही कि निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हम ही पाइएगा। तो मतलब ये है कि अगर आप सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आप जो ये समझ रहे हैं कि हम ऐसे बने हुए हैं, ऐसे साधु हैं, तो आप तो चुप्पे निकले। आप तो प्रच्छन्न माने गुपचुप कामुकत्व का यह मतलब आप में ये लक्षण परिलक्षित हो रहा है। और वो आ रही थी तो आप हमारे कपोल पर उसका वो सब देख रहे थे प्रतिबिंब के द्वारा, जैसे शीशे से कुछ लोग देखते हैं जी। हैं भाई, कोई मान लीजिए है तो वो न सामने जाए कि शीशा में देखा था, तो ऐसे भी संसार में लोग हैं। कौन है वो अपने से समझे। ऐसा होता है ना, शीशा लगा लेंगे और देखेंगे पीछे और इधर इतना समझेगा कि बड़ा भद्र आदमी है, बड़ा सज्जन है बेचारा, कभी कुछ वो नहीं करता, न बोलता है, जब देखता है सर नीचे करके जाता है। सर नीचे करने से नहीं कोई अच्छा होता, और सर ऊपर करने से कोई बुरा नहीं होता। समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए कितने शास्त्र में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्या लोग करेंगे आज के, और पढ़ा दें।